हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी 19 फरवरी को होने वाले सामाजिक विज्ञान का एग्जाम पेपर में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना इसमें गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन में दिया गया सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देख लेते हैं। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 31 कहता है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जिस भी देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है ना जी, उस देश को विकसित देश कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। एक और सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे गए थे कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा कि भारत के गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। देखिए, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा कि बिहार में एक पटना जिला पड़ता है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और भारत में राज्य के बारे में पूछा जाएगा तो गोवा राज्य हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर सवाल पूछे जाते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा, सन 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जो भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 34 को देखिए कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था। तो सन 1969 ईस्वी की बात है जब तमाम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 35 को देख लीजिए कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों, ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ये कोयला भी है, क्योंकि कोयला से भी हमें ऊर्जा मिलता है, पेट्रोलियम से भी मिलता है और विद्युत से भी मिलता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 36 को देखिए, कहता है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती क्या है। तो दोस्तों, वैसे कंपनी जो एक देश में ही नहीं बल्कि अनेक देशों में अपना व्यापार करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, ये सभी के सभी एक देश में ही नहीं बल्कि अनेक देशों में अपना व्यापार करती है, इसलिए ये सभी के सभी कंपनियाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कहलाती है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 को देख लीजिए। ये दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 37 कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, प्रत्येक 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 38 कहता है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता उसका शिकायत कहाँ कर सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से यदि कम होगा तो उपभोक्ता इसका शिकायत राज्य आयोग में करेगा, और 1 करोड़ से ऊपर यदि किसी भी सेवा या वस्तु का मूल्य होगा तो उपभोक्ता उसका शिकायत राष्ट्रीय आयोग में करता है। यदि किसी वस्तु और सेवा का मूल्य 20 लाख से कम होता है तो उपभोक्ता उसका शिकायत जिला फोरम में करता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 39 कहता है सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है। देखिए, सुनामी आने का मेन रीजन समुद्र में भूकंप आना होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। साल ऐसे भी मैट्रिक एग्जाम पेपर में देखने को मिला था कि सुनामी किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो याद रखिएगा, सुनामीटर के द्वारा सुनामी मापी जाती है। और अब तक का भारत में सबसे भयंकर सुनामी कब और कहाँ आया था। तो सन दिसंबर 2004 की बात है जब बंगाल की खाड़ी में सबसे भयंकर सुनामी आया था। अगला सवाल क्वेश्चन 40 को देखिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। तो भाई साहब, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अधिकेंद्र कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
आइए अगला सवाल 41 को देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। हाँ, कितना सिंपल सवाल है ना जी। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मयूर है यानी मोर है। उसके बाद में कहता है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, यानी वह कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है। तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। पूरे भारतवर्ष से मध्य प्रदेश MP एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में वन का विस्तार है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 43 को देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन 43 कहता है कि कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है। तो याद रखिएगा, घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। और कौन ऐसी मछली है जो सबसे बुद्धिमान मछली कहलाती है, वो डॉल्फिन मछली है। सबसे ज़्यादा जीने वाला प्राणी कौन सा है, तो कछुआ है। उसके बाद में कहता है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। दोस्तों याद रखिएगा, टेक्सोल जो है यह एक रसायन है जो देखिए सबसे पहले आसान शब्द जानिए कि ये टेक्सोल होता क्या है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में चीर नामक एक पौधा पाया जाता है। क्या नामक दोस्तों, चीर नामक एक पौधा पाया जाता है जिसके पेड़ पत्तों तथा तना से टेक्सोल नामक रसायन को निकाला जाता है जो कैंसर के उपचार में कारगर सिद्ध होती है। अतः हम कह सकते हैं कि टेक्सोल का जो उपयोग है वो कैंसर बीमारी को दूर करने में किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45 को देख लीजिए। चरक का संबंध किस देश से था। देखिए, महर्षि चरक का जो संबंध है वो अपने ही देश भारत से है। उसके बाद में कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। देखिए, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है सघन वन, तो दूसरा है अत्यंत सघन वन, और तीसरा में है झाड़ियाँ। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 3। अगला सवाल कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में केवल 7% ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वन का फैलाव है। उसके बाद में अगला सवाल है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 20.55% भौगोलिक क्षेत्रों में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो ब्यौरा निकला है वो 20.55% भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार है। अगला सवाल, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो भाई साहब याद रखिएगा, संविधान की जो धारा है 21 उसका संबंध जो है वो वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 50वां सवाल को देखिए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु सन 1968 ईस्वी में एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम पड़ा विश्व आपदा कन्वेंशन। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा जी, तो विश्व आपदा कन्वेंशन होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल 51 कहता है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है। आसान शब्द में कहे तो मैंग्रोव जो वनस्पति पाई जाती है उसका विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो क्वेश्चन 51 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंदरबन में। और सुंदरबन कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 52 को देखिए कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था। जब हम भारत में ही 2001 में जब जाएंगे ना तो वन का जो विस्तार था वो 20.60% था। उसके बाद में क्वेश्चन 53 को देखिए कि पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश में कुल कितना जो क्षेत्र है उतना में वन का फैलाव है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 60% हो जाएगा। अगर 188 आदिवासी जिलों की बात करें तो उसमें 60.11% ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अभी भी वन का फैलाव है। अगला सवाल क्वेश्चन 54 कहता है कि सन 1951 से लेकर 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन का क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया है। तो लगभग 35,500 ऐसा भूमि जो क्षेत्र है जो पेड़ को काट कर और कृषि में बदल दिया गया है, खेती बाड़ी में बदल दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार सन 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर। अगला सवाल 56 नंबर सवाल कहता है कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का आवश्यक होना जरूरी है। तो देखिए, पर्यावरण के संतुलन के लिए कम से कम मिट्टी पर भूमि पर 33% वन का होना अनिवार्य है। उसके बाद में है कुनैन किस रोग की दवा है। देखिए यहाँ पे सवाल आ ही गया है। तो देखिए कुनैन जो है ना जी, ये मलेरिया रोग की दवा है। क्या चीज़, मलेरिया का। और टेक्सोल किसका दवा है, तो कैंसर का है।
उसके बाद में है कुनैन किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो याद रखिएगा सिनकोना एक वृक्ष होता है। इसी सिनकोना वृक्ष के पेड़ पत्तियों तना से एक रसायन निकाला जाता है जो मलेरिया के उपचार में काफ़ी ही कारगर सिद्ध होता है। इस रसायन का नाम है कुनैन। और कुनैन किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो सिनकोना से। किस बीमारी में कारगर सिद्ध होता है? तो मलेरिया में। अगला सवाल, बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो ये सन 1973 में शुरू हुआ था। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ठीक है जी। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल कहता है कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? बहुत ही सिंपल सवाल है। मुरैना एक जगह पड़ता है जहाँ पे घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा नंदनकानन उड़ीसा में एक जगह पड़ता है जहाँ पे उजला बाघ प्रजनन केंद्र को स्थापित किया गया है। अगला सवाल, संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची क्या कहलाती है? देखिए संकट से ग्रस्त जितने भी पादप प्रजातियों की जो सूची होती है उसे रेड डेटा बुक कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कि साल किस वन का वृक्ष है? देखिए साल जो है ये किस वन का वृक्ष है? तो ये पतझड़ का है। क्वेश्चन 64 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 65 को देख लीजिए। हॉट स्पॉट की पहचान ने किस पे जोड़ दिया था? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, नॉर्मन मेयर्स। अगला सवाल 66 नंबर सवाल कहता है कि भारत का पहला जयमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था? तो क्वेश्चन का सही जवाब नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद में कहता है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये भी आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जब भारत में पहला चुनाव सन 1952 ईस्वी में हुआ था उसी समय की बात है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भी हुई थी और वन्य जीव बोर्ड की स्थापना भी सन 1952 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? प्लाईवुड का निर्माण की बात करेंगे ना जी, सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। उसके बाद में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो ये 1080 ईस्वी में लागू किया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक है जी। इसके बाद में सुंदरवन है। देखिए सुंदरवन आ ही गया। हम अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम आप सभी को बताए थे कि ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में किस खनिज को उद्योग की जननी मानी जाती है? तो देखिए लोहा को ही उद्योग की जननी मानी जाती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? ठीक है जी। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा जो माल है वो चूना पत्थर है। उसके बाद में 73वां सवाल कहता है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? देखिए एल्युमिनियम के 3 अयस्क होते हैं। ठीक है जी। एक होते हैं बक्साइट, क्रॉन्डम और क्रायोलाइट। बक्साइट, क्रॉन्डम और क्रायोलाइट। तो बक्साइट मिल गया ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद 74वां सवाल कहता है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि भारत का कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन होता है और भारत का झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। उसके बाद में निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? आप सभी को मालूम होगा खनिज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक खनिज जिसमें धातु पाया जाता है, दूसरा होते हैं अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है। देखिए सोना, टीन, ग्रेफाइट ये सभी के सभी धातु इसमें पाए जाते हैं। अवरक में धातु नहीं पाने के कारण क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी होगा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है कि इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, यानी कौन ऐसा खनिज है जिसमें लोहा भी पाया जाता है? तो मैग्नीज है। और इसके बाद में कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? ये जब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 10 किलोग्राम कम से कम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है 1 टन इस्पात बनाने के लिए। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? देखिए लौह अयस्क का एक प्रकार की बात करेंगे तो हेमाटाइट अयस्क हो जाएगा। उसके बाद में है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ठीक है जी, कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऐसे ही 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट भी है ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का
वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यदि आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर में जाकर मैथ इन मैजिक टिप्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। वेबसाइट questionforexam.com पे विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट या कोई भी सवाल हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने तमाम डाउटों का सॉल्यूशन आसानी तरीके से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा या आप टेलीग्राम पे भी जाकर सर्च कर सकते हैं मैथ इन मैजिक टिप्स और वहाँ पे ज्वाइन होकर 10वीं कक्षा का बेहतर से बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।